देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमने टॉपिक शुरू किया था इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में, जो हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में। देखो, हमने इलेक्ट्रोलिसिस में क्या देखा कि इलेक्ट्रोलिसिस में जब हमने इलेक्ट्रोड डाली एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, और उसमें हमने क्या लिया था, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमारे पास एक सेल था इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसमें जब हमने दो इलेक्ट्रोड्स डाली, दो इलेक्ट्रोड्स को जब इलेक्ट्रिक करंट से कनेक्ट किया, मतलब बैटरी सोर्स से कनेक्ट किया करंट से, है ना, और इसमें एक सॉल्यूशन डाला हुआ था हमने इलेक्ट्रोलाइट्स का, है ना, साल्ट का सॉल्यूशन डाला हुआ था। अब क्या हुआ कि जब हमने इसमें करंट दिया तो जो ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो हो गया, ये मतलब सर्किट कंप्लीट हो गई। मींस जो करंट है वो इस सॉल्यूशन में से भी पास हो गया। ठीक है, इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में से करंट जो है वो पास कर गया, मतलब ये सर्किट कंप्लीट होगी, क्लोज्ड होगी सर्किट। देखो, कोई भी इलेक्ट्रिक करंट की जो सर्किट होती है जब क्लोज्ड होती है तभी वर्क करती है ना। ओवरऑल पूरा सर्कल में इलेक्ट्रॉन को फ्लो करेगा। मींस अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम यहां से दिखाते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। तो करंट जो होगा इस तरह से फ्लो करेगा आपका, ये सर्किट जो होगी आपकी कंप्लीट होगी। तो जो ये इलेक्ट्रोड्स आपस में कनेक्ट नहीं थी, ये कनेक्ट थी इस मीडियम के द्वारा, है ना। ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है जो इसमें हमने, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो है इसके थ्रू ये कनेक्ट हुई है और ये सर्किट कंप्लीट हुई है। अब देखो, इसका मतलब जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है हमारे पास, उसके पास एबिलिटी है टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। मतलब एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। ठीक है, जिस तरह से मेटालिक कंडक्टेंस होता है, हम देखते हैं नॉर्मली मेटालिक कंडक्टेंस। मेटालिक कंडक्टेंस क्या होता है कि जो हमारे मेटल्स हैं, मेटल्स भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं थ्रू देम, है ना। उनके पास भी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए। जो भी हमारे पास वायर्स होती है, मेटल्स की बनी होती है ना, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कर जाता है। वैसे ही इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में से भी इलेक्ट्रिक करंट पास कर जाता है। ठीक है, तो मेटालिक कंडक्टेंस जो है, तो हम थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, मेटालिक कंडक्टेंस, एक मेटल इलेक्ट्रिसिटी कैसे करंट पास करता है अपने में से, इलेक्ट्रिक करंट को कैसे फ्लो करता है अपने में से, क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, मेटल के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। अब देखो, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, किसी भी चार्ज्ड पार्टिकल का फ्लो हो, जब कोई चार्ज्ड पार्टिकल फ्लो में आए, ठीक है, मूवमेंट हो, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। करंट मतलब होता है बहाव, किसी भी चीज का फ्लो को बोलते हैं करंट, है ना। जैसे विंड का करंट होता है, वाटर का करंट होता है, वैसे अगर चार्ज्ड पार्टिकल का कोई करंट होगा, मींस इनका बहाव होगा, तो उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो एक मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मेटल के एंड्स पे, अगर कोई मेटालिक वायर है, इसके एंड्स पे हम पोटेंशियल डिफरेंस दें, मींस पोटेंशियल डिफरेंस क्या मतलब होगा पोटेंशियल डिफरेंस का, कि जैसे सपोज करो हमारे पास पानी है, वाटर है, सपोज करो, अगर हमारे पास एक ग्रेडियंट है, मतलब हाई हिल टू डाउन हिल है, सपोज करो जैसे हम पानी को छत के ऊपर चला लेते हैं, तो अब पानी जो छत के ऊपर है उसके पास ज्यादा एनर्जी है, तो वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी के स्टेट में खुद ब खुद फ्लो कर सकता है। तो हमारे पास एक ग्रेडियंट सेट हो गया, हाई एनर्जी पे ले गए हम वाटर को, उधर से छोड़ दिया, पानी खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। ठीक है, दिस इज ए ग्रेडियंट। वैसे ही जो रिवर्स में पानी फ्लो करेगा, दैट इज ए ग्रेडियंट, है ना। हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट होता है उसमें ना, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। वैसे ही इस वायर्स में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के तरीका क्या है, हमारे पास डायनामो जनरेटर का है, और केमिकल तरीका भी है। केमिकल बैटरी से एक तरफ इलेक्ट्रॉन की जनरेशन हो रही है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं ना, एक तरफ इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, एक तरफ इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लग पड़ता है। वैसे ही एक वायर के एंड में जब पोटेंशियल डिफरेंस देंगे हम, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा, तो मतलब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में आ जाएंगे, तो उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो एक मेटालिक कंडक्टेंस किसकी वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। जब उसके मेटल्स के एंड्स पे हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो वो
फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें से फ्लो करने लग पड़ेंगे, मतलब मूवमेंट में आ जाएंगे, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या हुआ था, इसमें फ्री, इसमें क्या हो गया, हमारे सपोज करो हमने NaCl लिया था, है ना, तो ये एक साल्ट है, साल्ट को जब पानी में डालते हैं तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, है ना, मैं इसको ऐसे लिख दो, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये आयंस है। आयंस मतलब ये पार्टिकल्स हैं, और इन पार्टिकल के ऊपर भी चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। तो ये चार्ज पार्टिकल भी अगर मोशन में आ जाएंगे तो वो भी इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा। ठीक है, तो जब ये चार्ज पार्टिकल फ्लो में आए तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो गया हमारे पास, मतलब इलेक्ट्रिक करंट बन गया हमारे पास। तो ये क्या हुआ था, जब हमने इसमें दो इलेक्ट्रोड्स डिप की थी, एक इलेक्ट्रोड जो थी पॉजिटिवली चार्ज थी, एक इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज थी, मतलब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया था, और इसके बीच में जो आयंस थे वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करने लग पड़े। तो मतलब ये यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो गया, तो सर्किट कंप्लीट होगी, आपका आयंस जो हो गए वो फ्लो करने लग पड़े अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज इलेक्ट्रोड्स, एक पॉजिटिवली चार्ज थी, एक नेगेटिवली चार्ज थी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो गया इसमें। तो इन आयंस को भी हमने क्या लाया, फ्लो में लाया। तो जब कोई भी चार्ज पार्टिकल फ्लो में चलता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। मूवमेंट ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल इज इलेक्ट्रिक करंट, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो आयंस हो, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल फ्लो में चलेगा दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक, सिंपल। तो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में भी करंट जो होगी बनाने की एबिलिटी है, मतलब करंट फ्लो करवाने की एबिलिटी है, क्योंकि उनके पास क्या है, फ्री आयंस होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जिनके बीच में, जिनके पास क्या होते हैं, साल्ट, साल्ट को बोलते हैं ना इलेक्ट्रोलाइट, वो टूट के सोल्यूशन में, टूट के पानी में जब उनको डिसॉल्व किया जाता है साल्ट को, वो टूट जाते हैं, आयंस भी टूट जाते हैं। और ये आयंस, इनको भी मूवमेंट में लाया जा सकता है, मींस इनका भी फ्लो करवाया जा सकता है जब इनको पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाएगा, तो ये मूवमेंट में आएंगे। तो मतलब हमारे पास क्या बन गया, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस हो गया, मींस करंट फ्लो हो गया हमारे पास, यहाँ पे करंट बन गया हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। अब आपको समझ आया, एक हमारे पास मेटालिक कंडक्टेंस हो गया, एक हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस हो गया। मेटालिक कंडक्टेंस का मतलब मेटल्स का कंडक्टेंस, जो मेटल की एबिलिटी है अपने में से करंट को फ्लो करवाने की, वो कैसे करवा सकते हैं, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में भी एबिलिटी होती है करंट को फ्लो करवाने की, और वो क्यों होती है, क्योंकि उनके पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं, और जब उनको पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाएगा, मींस एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज, एक ग्रेडियंट सेट हो गया, तो आयंस मूव करने लग पड़ेंगे। ठीक है, और वो कैसे मूव करते हैं, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, है ना। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक करंट बन गया। ठीक है, तो दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। अब देखो, आपने जब मेटालिक कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था, मतलब करंट के बारे में पढ़ा था, टेंथ में है ये चैप्टर, है ना, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो आपने जब करंट के बारे में पढ़ा था, फ्लो ऑफ करंट, तो करंट के बाद ने आपने एक चीज पढ़ी होगी रेजिस्टेंस के बारे में। तो अब हमने इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में भी वो सारी टर्म्स पढ़नी है। ये एक रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है, कंडक्टेंस के बारे में पढ़ना है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है। तो एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भी उसमें भी एबिलिटी है इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए, और वो भी सारी प्रॉपर्टीज शो करेगा, मींस वो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। ओम्स लॉ पढ़ा था, 10th में पढ़ते हैं, है ना। ओम्स लॉ क्या बोलता था कि किसी भी कंडक्टर में करंट जो होता है, कितना करंट फ्लो करेगा, मींस बहाव कितना तेज होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। कितना ग्रेडियंट सेट हुआ है, ये सब सिंपली ऐसे समझ सकते हैं उसको। देखो ओम्स लॉ को कि सपोज करो वाटर के करंट और इलेक्ट्रिक करंट को, दोनों को आप एक तरीके से समझ सकते हो। देखो सपोज करो हमारे पास एक ग्रेडियंट है, अगर मेरे पास ऐसे ग्रेडियंट है, ऐसा स्लोप है, तो उसमें बहाव ज्यादा फास्ट होगा, मतलब उसमें वाटर का करंट फास्ट होगा, मींस जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे करंट उतना ज्यादा होगा। तो वही सेम चीज अप्लाई होती है इलेक्ट्रिक करंट के लिए भी, अगर जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा करंट आपके पास उतना ज्यादा होगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट होगा। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ था। तो ओम्स लॉ में क्या मिलता था, हमें रेजिस्टेंस मिलता था, V इज इक्वल टू IR के बराबर था, और रेजिस्टेंस किसके बराबर था, V अपॉन I। मींस रेजिस्टेंस हो गया कि जब करंट फ्लो करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, उनको फ्लो करने में जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करेगी, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। दैट इज द ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट, मतलब जो करंट आपका मूव कर रहा है उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगी,
रुकावटें जो आएंगी दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो वैसे ही इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के लिए मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट भी इलेक्ट्रिक करंट को अगर पास करवाते हैं अपने में उनको भी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। तो वो भी हमारा किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना और करंट, इनकी दोनों के रेशियो के बराबर आएगा। मींस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ओम्स लॉ को फॉलो करेगा और वहां से हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वही डेफिनेशन लिख लेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के लिए कि जो रुकावट आएगी है ना, जो ऑब्स्ट्रक्शन आएगी इन द फ्लो ऑफ आयंस, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किसकी वजह से, आयंस की वजह से, तो आयंस के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन होगी उसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे और वो किसके बराबर होगा, V अपॉन I, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट कितना है। ठीक है, तो ये आपके पास रेजिस्टेंस आ गया, ये टर्म है V इज इक्वल टू R, इधर से आपको कहां से आ गया R इज इक्वल टू V अपॉन I, ये आपके पास रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, उसके बाद था आपके पास रेजिस्टेंस के साथ में एक टर्म थी आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इसको रेजिस्टिविटी भी बोलते थे, रेजिस्टिविटी। देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होता है, देखो सपोज करो हमारे पास ये कंडक्टर है, ये आपको कोई मेटल की वायर है, ठीक है, ये कंडक्टर है। अगर मुझे और ये सिलिंड्रिकल है ना, यूजुअली वायर सिलिंड्रिकल होंगी या कोई क्यूबाइडल शेप्ड की भी हो सकती है ना, क्यूबाइडल मतलब इस तरह की वायर अगर होगी आपके पास में, ठीक है, मगर ऐसी कम है, आपके पास सिलिंड्रिकल शेप्ड की होगी, सर्कुलर में वायर होती है। अगर आपको ये सर्कल है, ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर का पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम, सपोज करो इसका वॉल्यूम जो है V वॉल्यूम है, अगर आपको इसका एक यूनिट वॉल्यूम का रेजिस्टेंस पता चल जाए तो आप इसके होल कंडक्टर का रेजिस्टेंस बता सकते हो। जैसे सपोज करो आपके पास किसी भी चीज को खरीदने का आपके पास अगर पता हो, जैसे कोई चीज आप खरीदते हो, सपोज करो आप मिल्क खरीदते हो, दूध खरीदते हो, तो अगर आपको पर केजी मिल्क का प्राइस पता है तो आप बता सकते हो ना कि अगर आपको 100 केजी मिल्क लेना तो उसका कितना प्राइस होगा। वैसे ही रेजिस्टेंस के लिए भी अगर आपको उस मटेरियल का पर यूनिट वॉल्यूम में उसका रेजिस्टेंस पता होगा तो आप ओवरऑल रेजिस्टेंस उसका बता सकते हो। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वही है कि पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रेजिस्टेंस उसका कितना, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर उसका कितना रेजिस्टेंस है, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम रो से डिनोट करते थे और रो किसके बराबर होती थी, देखो इसको ड्राइव कैसे करते थे, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सबसे पहले ये देखो रेजिस्टेंस जो है वो किसके बराबर होगा, किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मींस रेजिस्टेंस एक्चुअली है क्या, रुकावट इलेक्ट्रॉन के फ्लो की, है ना, अगर मेटालिक कंडक्टर की बात करेंगे ना, चार्ज के फ्लो की जो रुकावट है दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। और जितना लंबा पाथ होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा उसको फेस करना पड़ेगा, तो मींस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और दूसरा है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मींस जो उसका पाथ का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है एक्चुअली, देखो सपोज करो जैसे ये कंडक्टर है हमारे पास, इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ है जो, उसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो सर्कुलर एरिया आएगा ना इसका, है ना, सर्कुलर जो इसका एरिया है, ठीक है, फिर उसके बाद आगे लंबाई है ना, ये लेंथ है, और जो इसका विड्थ है आपकी, है ना, जो रेडियस है इसका, तो उसका जो एरिया निकलेगा सर्कल का एरिया दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जितना ज्यादा इसका डायमीटर होगा, वाइड पाथ अवेलेबल होगा, तो रेजिस्टेंस उतना कम होगा। तो मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम आएगा। सिंपल सी बात सुनो, देखो सपोज करो हमारे पास कोई जैसे मूवमेंट करने के लिए हमारे पास सड़क है, तो अगर हमारे पास सिंगल सड़क होगी तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा आएगी, जितनी इसको चौड़ी करते जाएगी उतना फ्रीली मूवमेंट होगी। सिंपल सी बात वही इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो कि जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, जितनी चौड़ाई होगी पाथ में, उतना इजिली इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे या चार्ज फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस उतना कम आएगा। मींस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और दोनों को कंबाइन करेंगे तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, लेंथ अपॉन एरिया। अगर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएं तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इनटू L अपॉन A। दिस रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर
कितना रेजिस्टेंस है, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। वो कैसे हम बता सकते हैं, देखो रो जो होगी रेजिस्टेंस के बराबर कब होगी, जब लेंथ आपके पास 1 यूनिट होगी और एरिया आपके पास कितना होगा, 1 यूनिट का स्क्वायर होगा। अब यूनिट ये यहाँ पे मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है ना, डायमेंशन है, डायमेंशन आप सेंटीमीटर में ले सकते हो, मीटर में भी ले सकते हो। तो लेंथ जब 1 यूनिट होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आएगा आपके पास, 1 यूनिट आएगा, 1 यूनिट का स्क्वायर आएगा। तो तब जब ये भी 1 होगा ये भी 1 होगा तो रो किसके बराबर होगी, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। तो आपके पास एरिया और लेंथ, एरिया इंटू लेंथ किसके बराबर होता है, वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ किसके बराबर होता है, वॉल्यूम। तो ये डायमेंशन आपको वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रही है, मींस 1 यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, 1 यूनिट स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और 1 यूनिट लेंथ जो है उसका जो रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर का, दैट इज नोन एज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या उसको रेजिस्टिविटी बोलेंगे, समझ लगे। तो पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कितना रेजिस्टेंस है, दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी, समझ गए। तो जब आपके पास रेजिस्टिविटी होगी तो आप ओवरऑल पूरे कंडक्टर का कितना रेजिस्टेंस होगा वो आप बता सकते हो, सिंपली उसको मल्टीप्लाई करके लेंथ अपन एरिया के साथ करके, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब ये रुकावट की बात आई, ये दोनों टर्म्स इधर लिख लेते हैं पहले। देखो हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए क्या आया, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। अब ये रुकावट की बात आई, अब रुकावट का अपोजिट क्या आएगा, ईजनेस, कितना इजीली कोई चीज मूव करेगी, मतलब रेजिस्टेंस था, कितनी रुकावट है, रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या आ जाएगा, कितना इजीली मूव करेगा चार्ज। तो रेजिस्टेंस का अपोजिट आ जाता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस जो है केमिस्ट्री में, कंडक्टेंस जो है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा, मतलब ईजनेस होगी, इलेक्ट्रोलाइट का करंट फ्लो करने के लिए जो ईजनेस है उसको कंडक्टेंस बोलेंगे। और ये होगा आपका जी के साथ डिनोट, सी के साथ डिनोट नहीं करेंगे कंडक्टेंस को, केमिस्ट्री में सी से डिनोट नहीं करते, क्योंकि सी जो होती है केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करती है, ठीक है, रिप्रेजेंट करती है ना कंसंट्रेशन को। तो जी से डिनोट करता है कंसंट्रेशन, सॉरी कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस का अपोजिट होगा। हम अगर बोलेंगे कि इसको इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में इतनी रुकावट है तो उसका अपोजिट क्या आ जाएगा, इतनी सहूलियत है, इतना इजीली वो फ्लो कर लेगा। तो कंडक्टेंस का अपोजिट रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस का अपोजिट कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस हम सीधा कहां से निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस से। कंडक्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस होगा। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितना रेजिस्टेंस था, वही आ गया। इसका अपोजिट क्या आ जाएगा हमारे पास, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस लिखेंगे, या फिर रेजिस्टिविटी थी तो इसको कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस से रेजिस्टिविटी बना दी थी, कंडक्टेंस से कंडक्टिविटी बना देंगे, या इसको कंडक्टिविटी भी बोलेंगे, कंडक्टिविटी, ठीक है। ये हम डिनोट करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंडक्टिविटी, इसको डिनोट करते हैं कप्पा से, के से, ठीक है, कप्पा। और ये किसका अपोजिट हो जाएगा, रो का अपोजिट। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, रो, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा या कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, 1 अपॉन रो, ठीक है। तो ये रिलेशन आपके पास आ गए, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल भी आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के रिलेटेड अब आगे आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। तो ये चीज जिस तरह से हम एक मेटालिक कंडक्टेंस के लिए पढ़ते हैं, वैसे हमें एक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में पढ़ना है। अब आप यहाँ पे ये चीज देखोगे कि ये आ गया आपके पास लेंथ और एरिया। जब हमारे पास वायर है, वायर में तो हम ये चीज बता सकते हैं कि उसकी वायर की लेंथ कितनी है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है ना, सर्कुलर एरिया बता सकते हैं उसका। मगर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कहां पे है, एक सॉल्यूशन में कंडक्टेंस है, और एक सॉल्यूशन में कंडक्टेंस होने की वजह से लेंथ क्या रहेगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा, ये हमें बतानी है। देखो आप देखोगे कि अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस था वो किसकी वजह से, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की वजह से था, उसमें जो आयन्स थे। अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रोड डालते हैं और जो कंडक्टेंस होगा, मतलब आयन्स की जो मूवमेंट होगी वो यहां से लेके यहां के बीच में रहेगी। क्यों,
क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो आयंस इधर वाले इधर, उधर वाले इधर मूव करेंगे। तो लेंथ हमारे पास आ जाएगी ये डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, ठीक है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाएगा इनका जो एरिया होगा, इलेक्ट्रोड्स का जो एरिया होगा दैट इज नोन एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब इनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा दैट इज नोन एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब जो एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा हमारे पास, देखो एक गिवन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, मगर इलेक्ट्रोड का और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वो सेम होगा। मींस उसके लिए L और A, मतलब एक वो चैम्बर होगा ना, उस चैम्बर में इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस और इलेक्ट्रोड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो सेम रहेगा। मींस उसमें लेंथ और A जो होगा वो सेम रहेगा, चाहे आप इलेक्ट्रोलाइट जो मर्जी वाला भी डालोगे। तो इसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट। मींस एक पर्टिकुलर सेल के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है L/A। तो कई बार वो आपको L और A नहीं देंगे, वो आपको सिंपली क्या देंगे, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल आएंगे आपको क्या देंगे, वो सेल कांस्टेंट देंगे। और सेल कांस्टेंट आपको कहां लिखना है, ये वाला सेल कांस्टेंट होगा। तो L/A हमेशा आपको क्या दिया जाएगा, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए सेल कांस्टेंट दिया जाएगा, क्योंकि फॉर ए गिवन सेल डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वो सेम रहेगा, तो उसको हम एक सेल कांस्टेंट के बारे में दे देते हैं, उसकी वैल्यू होगी एक पर्टिकुलर, वो आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये सारा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में है। अब इसके रिलेटेड एक और टॉपिक है, देखो अब आपको रेजिस्टेंस, ये आपको इजीली समझ आ जाएगा क्योंकि हमने ओम्स लॉ रिलेटेड ये 10th में सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। अब एक चीज है हमारे पास, हमें चाहिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस को छोड़ देते हैं। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, इसी के रिलेटेड टॉपिक है, एक है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, और एक है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं आपको, ठीक है। एक मोलर कंडक्टिविटी, एक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी। देखो हमने सिर्फ अभी क्या पढ़ा, कंडक्टिविटी पढ़ा। कंडक्टिविटी कहां था हमारे पास, एक था हमारे पास, ये इधर लिख देता हूं टर्म्स, अभी तक रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस पढ़ लिया है ना, वो तो इजी है। एक हमने चीज पढ़ी वहां पे स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम रो बोल रहे थे, और रो का अपोजिट हमने क्या पढ़ा था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, सिंपली कंडक्टिविटी। इसको रेजिस्टिविटी, इसको कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी वो किसके बराबर थी, 1/रो, और उसको कप्पा से डिनोट कर रहे थे हम, के से। इसको हम रो से डिनोट कर रहे थे, इसे कप्पा से के से डिनोट कर रहे थे। कंडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, देखो हमने कंडक्टिविटी को डिस्कस नहीं किया था उधर। देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अगर पर यूनिट वॉल्यूम में कितना रेजिस्टेंस है वो होगा, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर उसकी कितना कंडक्टेंस है, दैट इज ए कंडक्टिविटी पर यूनिट वॉल्यूम में। जैसे रेजिस्टेंस क्या हो गया, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना रेजिस्टेंस है, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। वैसे पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर वो कितना कंडक्टेंस कर रहा है, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, सिंपल, ठीक है। मतलब ये पर यूनिट वॉल्यूम है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब किसी भी, आप देखो आगे इसको मैं इधर यूज करता हूं। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी होगी कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, एक हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, उसमें हमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाला है, और उसका कितना V वॉल्यूम है, V हमारे पास उसका वॉल्यूम है। मतलब एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, V वॉल्यूम, उसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, उनका जो कंडक्टेंस होगा उसको बोलेंगे हम मोलर कंडक्टिविटी। मतलब कंडक्टेंस ऑफ ए इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सिंपल डेफिनेशन। मोलर कंडक्टिविटी क्या हो गया, कंडक्टेंस ऑफ ए इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल डेफिनेशन क्या, एक ऐसा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जिससे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है,
उससे जितने भी आयन्स बनेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो टूटेगा, आयन्स में टूटेगा और उसकी वजह से कंडक्टिविटी होगी, उसकी वजह से कंडक्टेंस होगा, उसका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किसकी वजह से, आयन्स की वजह से। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालने से जितने आयन्स बने और उनकी वजह से जो कंडक्टेंस बनेगा दैट इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। और कितने वी वॉल्यूम में, कोई भी फिक्स नहीं है, वॉल्यूम कितना भी हो सकता है, सिर्फ आपने क्या फिक्स करना है उसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालना है। अब मुझे बताओ हमारे पास वी वॉल्यूम है, ये मैं इसको भर लेता हूं, मेरे पास इतना वॉल्यूम था, वी वॉल्यूम है, इसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल दूंगा। अगर मैं इस सॉल्यूशन का, इस इलेक्ट्रोलाइट का आपको पर यूनिट वॉल्यूम मतलब अगर ये सेंटीमीटर क्यूब में लिया हुआ है वॉल्यूम, मतलब सेंटीमीटर क्यूब, वी सेंटीमीटर क्यूब, अगर मैं आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस बता दूं, 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस बता दूं, आप पूरे सॉल्यूशन का बता सकते हो। अगर मैं आपको 1 केजी मिल्क कितने का मिलता है ये बता दूं और फिर पूछूं कि 100 केजी कितने का मिलेगा, बता दोगे। वैसे ही मैं आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना कंडक्टेंस या कितना रेजिस्टेंस होगा वो बता दूं, तो आप 20 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा वो बता दोगे ना। तो यही तो था कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या थी, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना कंडक्टेंस या कितना रेजिस्टेंस है, दैट इज नोन एज कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी रेस्पेक्टिवली। तो वैसे ही 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी होगी, दिस इज कप्पा। 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना कंडक्टेंस होगा, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना कंडक्टेंस होगा, दैट इज अ कप्पा, मतलब कंडक्टिविटी। तो अगर मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालनी है सॉल्यूशन की, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, डेफिनेशन आपको पता लगी, अब मोलर कंडक्टिविटी अगर निकालनी है किसी सॉल्यूशन की, वो क्या होगी, कप्पा इनटू वी वॉल्यूम। कप्पा इज द पर यूनिट वॉल्यूम की कितनी कंडक्टिविटी है और वी इज द टोटल वॉल्यूम कितना है, सिंपल सी डेफिनेशन होगी इसकी, है ना। और इस वी वॉल्यूम में कंडीशन क्या है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालना है। इसमें वी वॉल्यूम में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालना, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, बात समझे। तो मोलर कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं हम लैम्डा एम से, ओके। लैम्डा एम इज द मोलर कंडक्टिविटी, वो किसके बराबर हो जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर हो जाएगी, के इंटू वी। के इज द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी कंडक्टिविटी, और वी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब सपोज करो, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, हमारे पास सॉल्यूशन था, हमारे पास सॉल्यूशन है, उसकी आपको मोलैरिटी दी है, सपोज करो 10 मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है, क्या दिया, 10 मोलर सॉल्यूशन है आपके पास, है ना। आपको बोलता है कि इसकी मोलर कंडक्टिविटी बताओ। मोलर कंडक्टिविटी क्या हो गया कि ये 10 मोलर है, आपने उस सॉल्यूशन का बताना है कि 1 मोल ऑफ दैट सॉल्यूशन लेंगे हम, अगर उसमें सॉल्यूशन का इतना वॉल्यूम लेंगे जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो उसकी कितनी कंडक्टिविटी होगी, दैट इज अ मोलर कंडक्टिविटी। मगर आपको सॉल्यूशन की मोलैरिटी दे दी उन्होंने, 10 मोलर दे दिया सपोज करो, तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 मोलर का मतलब हो गया, देखो 10 मोलर का मतलब हो गया 10 मोल्स इन 1000 ml, यही मतलब होता है। मोलैरिटी क्या होता है, उतने मोल्स पर लीटर, और पर लीटर मतलब इसको ml में रख रहे हैं हम, सेंटीमीटर में, यूनिट हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं, ठीक है। तो 10 मोल्स 1000 ml में, मतलब वॉल्यूम हम ml में रख रहे हैं। अब मुझे बताओ 10 मोल आपको 1000 ml में मिलेंगे, आपको मोलर कंडक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, 1 मोल। 1 मोल आपको कितने ml से मिलेंगे, 1000/10, 1000/10 ml। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बात समझे। तो 1000/10 को अगर दिस इज द वॉल्यूम विच कंटेन्स द 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इस इतने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को अगर मैं के से मल्टीप्लाई कर दूंगा, के इज द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। 1000/10, 10 क्या था, मोलैरिटी। तो सिंपली अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन मोलैरिटी उसकी दी हुई है, तो आप उसको बता सकते हो 1000 मोलैरिटी कितनी थी, उसे डिवाइड करके स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, तो ये आपके पास भी मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी किसी भी सॉल्यूशन की जिसकी मोलैरिटी आपको गिवन दी हुई है m। m इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन 1000, और वो क्यों लिखा मैंने, क्योंकि वो 1 मोल का वॉल्यूम चाहिए था। 10 मोल हमें 1000 ml में मिलेंगे, 1 मोल हमें 1000/10 से मिलेंगे, 1000 मतलब 1000/10, ठीक है। तो ये इसका जनरल फार्मूला लिख लिया,
वो एक स्पेसिफिक आपको 10 मोल के लिए बता दिया, 10 मोलर सोल्यूशन के लिए बता दिया, ठीक है। तो किसी भी सोल्यूशन की, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी आएगी, आप आपने देखना है कि उसने दिया क्या था, कितना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। कई बार वो इतना वॉल्यूम सोल्यूशन का दे देंगे, उसमें 1 मोल ही मिला देंगे, तो आपको सीधा उसको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी से मल्टीप्लाई करना है। कंडक्टिव स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मतलब हो गया पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी, बात समझे, मोलर कंडक्टिविटी समझ आ गई। अब अगला है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। देखो मोलैरिटी के साथ में आपने एक टर्म पढ़ी होगी नॉर्मेलिटी। देखो अगला है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए चाहिए हमें नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्या आते थे आपको, नॉर्मेलिटी के लिए ग्राम इक्विवेलेंट आता था, ठीक है। वैसे ही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट कंटेन करने वाला सॉल्यूशन की कितनी कंडक्टिविटी होगी या कितना उसका कंडक्टेंस होगा, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। जैसे मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी थी, सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हैविंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसकी जो कंडक्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। और वैसे ही सॉल्यूशन जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट मिलाया हुआ उसकी कितनी कंडक्टेंस है, दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इसको डिनोट करते हैं हम लैम्डा ई क्यू, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब ये किसके बराबर होगी, देखो नॉर्मेलिटी जो होती थी हमारे पास, अच्छा इसको अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, K मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी है, और V वॉल्यूम मतलब इतना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जिसमें 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट डिसॉल्व किया हुआ। तो ये हमें मिलता है, जैसे यहां से मोलैरिटी से मिला था वहां हमें नॉर्मेलिटी से मिलेगा। नॉर्मेलिटी का मतलब हो गया कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो हम बोलते हैं N इज द नॉर्मेलिटी। N नॉर्मेलिटी का मतलब हो गया N ग्राम इक्विवेलेंट्स मिलेंगे हमें 1000 ml से, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स किससे मिलेंगे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट मिलेंगे 1000/N से। N नॉर्मेलिटी का मतलब हो गया उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे 10 मोलर सॉल्यूशन का मतलब हो गया 10 मोल्स 1000 ml में, वैसे ही N नॉर्मल दिया हुआ है, नॉर्मेलिटी दिया हुआ, तो उसका मतलब उतने ग्राम इक्विवेलेंट्स 1000 ml में, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1000/N से। तो सिंपली आ गया आपके पास इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, K इंटू 1000/N। बात समझे, तो दिस इज द इक्विवेलेंट। अब आप बोलोगे ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो जब नॉर्मेलिटी पढ़ते हैं उसमें आप देखते हो कि किसी का मास अपान मॉलिक्यूलर मास करते हैं तो दिस इज मोल, और इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं, दिस इज नोन एज ग्राम इक्विवेलेंट। मींस मास को इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना या इक्विवेलेंट एटॉमिक मास से डिवाइड करना, दैट इज नोन एज ग्राम इक्विवेलेंट। अगर सिंपल मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास से करेंगे दैट इज द मोल्स। अब ये इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास क्या होता था, इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास होता है उस मैटर का, मैटर में आगे एटम्स भी आ जाएंगे, आपके मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे, कंपाउंड भी आ जाएगा। इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि उस मैटर का मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास कितना है, नॉर्मली मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर। n फैक्टर का मतलब हो गया कि उसके ऊपर मैक्सिमम कितना चार्ज आता है। जैसे सपोज करो हमारे पास H2SO4 है, H2SO4 जब टूटता है इसके ऊपर मैक्सिमम 2 पॉजिटिव चार्ज आता है, और वो किस पे आता है, सल्फेट पे आएगा 2 नेगेटिव चार्ज पर। तो इसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज कितना आता है 2, तो आपको 2 से डिवाइड करना है। n फैक्टर क्या होगा, n की वैल्यू क्या होगी 2, तो मैक्सिमम चार्ज डेवलप आने स्पीसीज आने एटम आने मॉलिक्यूल, ठीक है, उसको हम बोलते हैं n फैक्टर। तो जब मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, ऐसे कई बार एटम भी होता है, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम पे ऊपर मैक्सिमम चार्ज 2 पॉजिटिव आता है, तो उसके लिए n क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बात समझे। वैसे सोडियम है, उसके ऊपर चार्ज 1 आता है, पॉजिटिव नेगेटिव का कोई फर्क नहीं है, कितने नंबर उस पर चार्ज डेवलप होता है उसको हम उतनी ही वैल्यू n की लेते हैं। तो आपको एटॉमिक मास को, अगर एटम की फॉर्म है तो एटॉमिक मास अपॉन n की वैल्यू
मतलब उसके ऊपर कितना चार्ज डेवलप हुआ उसे डिवाइड करोगे तो आपको इक्विवेलेंट एटॉमिक मास या इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा अकॉर्डिंगली, और उसको आप मास से डिवाइड करोगे, दैट इज अ ग्राम इक्विवेलेंट। ये कंसेप्ट नॉर्मेलिटी में लगता है, ठीक है, तो आप अच्छी तरह से नॉर्मेलिटी में इसको पढ़ सकते हो दोबारा से, ठीक है। वैसे आपको सीधा नॉर्मेलिटी ही दी होगी, ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व बनाने के लिए नहीं दिए होंगे, मगर कई बार दे भी सकते हैं वो, ठीक है, तो वो आप कैसे निकाल सकते। तो आई होप आपको समझ आ गया मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है और कौन सा फार्मूला कब लगेगा, ये आपको पता लग गया। वी वॉल्यूम वी तब लगाएंगे जब इतने वॉल्यूम में 1 मोल डाले होंगे, इधर वी तब लगाएंगे जब इस इतने वॉल्यूम में 1 ग्राम इक्विवेलेंट डाला होगा। अगर नहीं डाला हुआ तो फिर ये वाला फार्मूला लगाओगे, 4/1 मोलर कब आएगा, ये मतलब हो गया। और 1000 तब लगाएंगे जब सेंटीमीटर में लिया होगा, डायमेंशन सेंटीमीटर में ली होगी या ओवरऑल वॉल्यूम एमएल में बताया होगा, ठीक है, यहाँ पे भी एमएल में बताया होगा वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आपके पास टर्म क्या आ गई, दिस इज, ये पूरी टर्म क्या आ गई, ये वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये आपके पास ओवरऑल मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, ये सारी टर्म्स आपको समझ आ गई। अब इसके रिलेटेड के न्यूमेरिकल्स हैं जो हमने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, चलो।